वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल गेट सेल्फ प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट को डील करने वाले हैं। और इससे पिछले वीडियोस में जो हमने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पे पोस्ट किए थे उसमें हमने डीसी एनालिसिस डील किया था एक बीजेटी सर्किट का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में भी हम उन्हीं डीसी एनालिसिस पे और फोकस करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को डील करने वाले हैं जो मैं अभी क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूँ। और ये सारे क्वेश्चन गेट के ही हैं फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और हम आपको इस वीडियोस के थ्रू एक थोड़ा सा फ्लेवर एम्पलीफायर सर्किट का देने वाला हूँ, जो हम अपने अपकमिंग वीडियोस जो एम्पलीफायर सर्किट्स को डील करने वाले हैं उससे लॉट्स ऑफ क्वेश्चन हम गेट की जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। बट उसके लिए आपको डीसी एनालिसिस में मास्टर हो जाना चाहिए अभी तक। तो फ्रेंड्स, अभी तक जितने भी वीडियोस मेरे आए हैं सारे बीजेटी सर्किट्स के डीसी एनालिसिस, रीजन ऑफ ऑपरेशन फाइंड आउट करना, अगर आप इस पर मास्टर हो गए, आपकी इस पर कमांड हो गई, तो आप बहुत ही ईजीली एम्पलीफायर सर्किट्स को डील कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पे एक फिगर आपको दे रखा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है और कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स यहाँ पे रखी हैं कि आपको एमीटर करंट फाइंड आउट करनी है, एक रिवर्स सैचुरेशन करंट दी हुई है, कुछ टेम्परेचर मेंशन किया है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप पहले इस फिगर को देखिए। ये जो फिगर है ना, ये डायोड कनेक्टेड ट्रांजिस्टर है। अगर आपको कोई भी ट्रांजिस्टर, चाहे एनपीएन हो चाहे पीएनपी हो, कोई भी बीजेटी ट्रांजिस्टर आपको ऐसा दिख रहा है, अगर उसका कलेक्टर बेस शॉर्टेड है तो ये डायोड कनेक्टेड ट्रांजिस्टर है। यहाँ पे एफिशिएंटली एक ही पीएन जंक्शन बचा है। हम जानते हैं कि हमारे पास जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें दो पीएन जंक्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल एक पीएन जंक्शन बचा है एफिशिएंटली। तो इसका क्या यूजफुलनेस होता है और यहाँ से हम कैसे करंट्स को फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि ये अब इफेक्टिवली एक डायोड की तरह हो गया। और डायोड जब आप बायस करते हो डीसी एनालिसिस में तो उसकी आप करंट लिख सकते हो कि डायोड से फ्लो होने वाली करंट क्या होती है, एक्सपोनेंशियल करंट जो होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। तो उस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन लेने का मेरा मतलब ये था कि आप यहाँ पे डायोड कनेक्टेड ट्रांजिस्टर को जानते हो कि नहीं, उस पर ये बेस ये गेट में क्वेश्चन आया हुआ था इसी ब्रांच में फ्रेंड्स। ठीक है, और ये आप कन्फिग्रेशन याद रखोगे तो आगे चल के हम जब बेसिक करंट मिरर सर्किट्स पढ़ेंगे वहाँ पे भी यही कन्फिग्रेशन यूज़ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये कन्फिग्रेशन याद होना चाहिए। ये बहुत ही बेसिक है। यहाँ पे बस एक इक्वेशन में सारा सोल्यूशन हो जाएगा। सोल्यूशन देना मेरा मकसद नहीं था, आपको बताना था कि ये कन्फिग्रेशन क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा खासा एम्पलीफायर सर्किट देखिए दी हुई है। इसको एम्पलीफायर सर्किट बोलेंगे। यहाँ पे बीजेटी एक एम्पलीफायर की तरह काम कर सकती है। तो फ्रेंड्स, ये जो सर्किट है ये एक एम्पलीफायर की सर्किट है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन इसलिए लिया हूँ ताकि आप यूज टू हो सकें एम्पलीफायर सर्किट को देखने के लिए, ताकि आपको उससे डर ना लगे फ्रेंड्स। और यहाँ पे अभी तक हमने जो डीसी एनालिसिस किया था वहाँ पे कोई कैपेसिटर्स नहीं था। यहाँ पे देखिए हमें कैपेसिटर दिख रहा है, तो आप सोचेंगे इसकी डीसी एनालिसिस कैसे करेंगे। तो एक्चुअली जब हम एम्पलीफायर बनाते हैं तो वहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर्स भी लगाते हैं। तो ये जो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं इनको कपलिंग कैपेसिटर्स लगाते हैं। और जो आपको एमीटर के थ्रू दिख रहा है वो बाईपास कैपेसिटर होता है। तो इनका एक अपना रोल होता है पूरी सर्किट में। ये कंट्रोल करते हैं कि कितने रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को पास करेंगे, कितने रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के लिए आपको मिड बैड गेन अच्छा मिलेगा, जिसको हम यूजफुली जो एम्पलीफायर सर्किट्स में जो गेन निकालते हैं एक्चुअल में वो मिड बैंड गेन होता है फ्रेंड्स। इसका मतलब कि इस गेन के लिए आप कोई भी फ्रीक्वेंसी डालिए वो इंडिपेंडेंट होगा गेन सा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप एम्पलीफायर सर्किट्स में हम इन कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से डील करने वाले हैं। बट अभी के लिए हमें इस क्वेश्चन में करना देखिए डीसी एनालिसिस ही है, बेस करंट और कलेक्टर करंट। यूजली हम डीसी क्वांटिटीज़ को हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और हमें बस फाइंड आउट करना है कि ए और वीसी क्या होगा, कलेक्टर वोल्टेज और बेस करंट। तो ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है। बट ये सर्किट देख कर आपको घबराना नहीं है, ये सिंपल डीसी एनालिसिस का ही पार्ट है, लेकिन इस सर्किट का हम इस्तेमाल एम्पलीफायर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ये मेरा मकसद था इस क्वेश्चन को लेने के लिए। ठीक है, करना हमें डीसी एनालिसिस जो अभी हम करते आ रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और क्योंकि अगर आप एम्पलीफायर है तो आप समझ सकते हो यहाँ पे जो बीजेटी होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको बायस किया ही गया होगा इस तरीके से कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट होगा वो एक्टिव रीजन में होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमें सीखना, मतलब यहाँ पे हमें चेक नहीं करना है कि ये सैचुरेशन में है कि नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से हम सीखेंगे। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं जो डायोड कनेक्टेड ट्रांजिस्टर है, वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ हमें क्या दिया है, हमें एक सिंपल सा ट्रांजिस्टर दिया हुआ है और इस मोड में जब उसका कलेक्टर और बेस फ्रेंड्स जब भी किसी ट्रांजिस्टर, चाहे वो पीएनपी हो चाहे एनपीएन हो, ये आपस में जुड़े हो तो इनको डायोड कनेक्टेड ट्रांजिस्टर कहते हैं। और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो बेस टू एमीटर वोल्टेज है। और आपको ये कलेक्टर करंट फाइंड आउट करनी है। टेम्परेचर आपको 300 केल्विन दिया था
यानी रूम टेम्परेचर ही है, और आपको एक रिवर्स सैचुरेशन करंट दी हुई थी। ये क्यों दिया है, इसका एक मतलब है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी आप कलेक्टर और बेस को एफिशिएंटली शॉर्ट कर देते हो तो यहाँ पे केवल इफेक्टिवली एक ही जंक्शन बचता है, वो है बेस एमिटर जंक्शन। यानी ये पूरा सिंबल एक कह सकते हैं सिमिलर या इक्विवेलेंट है एक डायोड की तरह फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ से आप डायोड से फ्लो होने वाली करंट, आप इक्वेशन जानते हो कि डायोड से फ्लो होने वाली जो करंट होगी वहाँ एक रिवर्स सैचुरेशन करंट कांस्टेंट आता है ना, तो इसलिए यहाँ पे दिया, मतलब ये इफेक्टिवली एक डायोड की तरह हो गया। तो आप उस, और आपको बस यहाँ पे एमिटर करंट एक्चुअली फाइंड करनी थी। तो यहाँ पे जब वो एक डायोड की तरह हो गया तो IC और I तो एक ही करंट होगी, जो डायोड से फ्लो होने वाली करंट है और जो इससे बाहर आएगी तो एक ही करंट, सिंगल करंट है यहाँ पे, मतलब सीरीज में ही हो गया फ्रेंड्स। तो IC I यहाँ पे सेम ही है, चाहे आप IC फाइंड आउट करो चाहे I फाइंड करो। और वो कहाँ से फाइंड आउट होगी, वो फाइंड आउट होगी डायोड की जो करंट इक्वेशन होती है, जो प्रैक्टिकल डायोड के लिए, क्योंकि अब ये जो ट्रांजिस्टर है ये ट्रांजिस्टर रहा ही नहीं, ये इफेक्टिवली एक डायोड हो गया। यहाँ पे एक ही पीएन जंक्शन बचा। तो इस तरह कन्फिग्रेशन आपको याद रखना है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन को लिया ताकि आपको ये कन्फिग्रेशन पता है कि नहीं। और देखिए इस पे गेट में 1 नंबर का एक क्वेश्चन आया हुआ था इसी ब्रांच में। तो डायोड की इक्वेशन क्या होगी, ई की पावर जो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज होता है अपॉन ईटा VT -1। तो फ्रेंड्स इसको हम EDC में पढ़ते हैं कि डायोड से फ्लो होने वाली करंट क्या होगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें ये जो होती है रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है, VD मतलब डायोड के क्रॉस वोल्टेज है वो फॉरवर्ड बायस हुआ, VT थर्मल वोल्टेज होता है, ईटा जो होता है वो आइडियलिटी फैक्टर होता है। तो क्योंकि ये ट्रांजिस्टर था और ट्रांजिस्टर के लिए ये इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगी, ये 1 वाले फैक्टर को हम यहाँ पे निगलेक्ट कर सकते हैं, तो इसको और अच्छा मॉडिफाई करके हम इसको इक्वेशन लिख सकते हैं। रिवर्स सैचुरेशन का जो कांस्टेंट है ई की पावर VD अपॉन VT, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि ट्रांजिस्टर के लिए आप ईटा को 1 मानेंगे, चाहे वो कैसा भी ट्रांजिस्टर, जब तक वो कहाँ ना हो। यहाँ पे जब कहा है सिलिकॉन ट्रांजिस्टर था तो आप उसको 1 मानोगे ट्रांजिस्टर के लिए। और जो VD होगा एक्चुअल में यहाँ पे जो जंक्शन बचा है वो देखिए बेस एमिटर जंक्शन ही बचा रह गया, तो जो VD होगा वो VBE के बराबर होगा, यानी यहाँ पे जो VD है वो VBE के बराबर है। तो आप इन सारी कंडीशन को पुट कीजिए इस इक्वेशन में, आप I को फाइंड आउट कर लोगे। और इस केस में जो I हम निकाल रहे हैं वही IC है और वही IE है, मतलब एमिटर करंट भी वही है, कलेक्टर करंट भी वही है, और एफिशिएंटली वही करंट डायोड के थ्रू फ्लो कर रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब चलिए हम सारी चीज़, तो मेरा I जो मैं लिख रहा हूँ इसको आप कलेक्टर करंट मानिए, एमिटर करंट मानिए, सेम है। आपको रिवर्स सैचुरेशन करंट एम्पियर में दे रखी थी। ई की पावर यहाँ पे जो डायोड के क्रॉस वोल्टेज है वो बेस टू एमिटर, क्योंकि वही जंक्शन बचा रह गया, तो वो है 0.7 आपको दिया है क्वेश्चन में। और थर्मल वोल्टेज जो फ्रेंड होता है वो KT/Q होता है, ठीक है। टेम्परेचर का इक्विवेलेंट वोल्टेज होता है, इसकी वैल्यू आप T टेम्परेचर अपॉन केल्विन में अगर आप रखिए टेम्परेचर को तो ये T/11,600 केल्विन होता है। और इसकी वैल्यू रूम टेम्परेचर का T की वैल्यू 300 रख देंगे तो इसकी वैल्यू 26 मिली वोल्ट होती है। तो यहाँ पे हम 26 मिली वोल्ट रख दीजिए, क्योंकि ये ई की पावर में एक रेशियो है ना, तो आप 0.7 को आपने वोल्ट में रखा है, 26 मिली वोल्ट को वोल्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो I की वैल्यू या कलेक्टर करंट की वैल्यू या एमिटर करंट की वैल्यू यहाँ पे जो आएगी, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो 49 मिली एम्पियर आएगी फ्रेंड्स, ठीक है। आप कैलकुलेटर में रख के इसको सॉल्व कर लीजिए, 49 मिली एम्पियर आएगी। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है फ्रेंड्स। हाँ, तो देखिए ऑप्शन C मैच कर रहा है फ्रेंड। तो इस क्वेश्चन का लेने का मेरा मतलब सिंपल ये था कि आप डायोड कनेक्टेड ट्रांजिस्टर को जानते हो कि नहीं, बस, ठीक है। और यहाँ पे भी ट्रांजिस्टर बचा ही नहीं रह गया, ये एक एफिशिएंटली एक सिंगल पीएन जंक्शन डायोड हो गया। और जब सिंगल पीएन जंक्शन डायोड हो गया तो आप डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स करंट जो आप लिखते हो उसको इस्तेमाल करके हम करंट को यूज़ कर सकते हैं। बस यहाँ पे जो डायोड के क्रॉस वोल्टेज होगा, देखिए कौन सा पीएन जंक्शन बचा रह गया, तो यहाँ पे केवल बेस एमिटर पीएन जंक्शन बचा था, इसलिए डायोड का वोल्टेज हमने 0.7 वोल्ट ही मान लिया जब ये ऑन होगा, ठीक है। रिवर्स सैचुरेशन करंट दी थी, रूम टेम्परेचर दिया था, VT आपको पता था, पूरा इक्वेशन में पुट किया हमने और करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। और ये जो डायोड कनेक्टेड ट्रांजिस्टर है, आगे चल के जो बेसिक करंट में सर्किट यूज़ करेंगे फ्रेंड, वहाँ पे ये देखेगा एक कन्फिग्रेशन मौजूद होगा वहाँ पे, ठीक है। तो उसको हम अपने अपकमिंग वीडियोस जो हम करंट मिरर सर्किट पे क्वेश्चन लेके आएंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे, सेम ये कन्फिग्रेशन आपको वहाँ पे दिखेगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें करना DC एनालिसिस है, जो मैं आपको पहले ही बता दिया था इंट्रो में ही।
बस ये सर्किट जो यूज़ होती है वो एम्पलीफायर सर्किट की तरह यूज़ हो सकती है, ये हम आगे जाके देखेंगे। तो अब कैपेसिटर यहाँ पे क्या रोल प्ले करेंगे, तो डीसी के केस में आप देखोगे जब हम डीसी और एसी के एनालिसिस अलग अलग करते हैं, तो डीसी के केस में ये कैपेसिटर जो होंगे इफेक्टिवली ओपन हो जाएंगे। यानी अगर मैं इस सर्किट को रीड्रॉ करूँ फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे एनपीएन, ठीक है, और यहाँ पे लगा है ग्राउंड से, और यहाँ पे आपको एक बाईपास कैपेसिटर है, ठीक है। मैं कैपेसिटर का नाम भी बताया चल रहा हूँ, ये कपलिंग कैपेसिटर है। आप यहाँ पे जब इनपुट लगाओगे तो उसके लिए कपलिंग कैपेसिटर कहलाता है। तो इसकी वैल्यू 10 माइक्रोफैराड दी है, मैं थोड़ी देर के लिए इसको C1 लिख ले रहा हूँ, और बाईपास कैपेसिटर की वैल्यू 40 माइक्रोफैराड दी थी, मैं C2 लिख ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सप्लाई 20 वोल्ट लगी है। आप आउटपुट यहाँ से लोगे, रेफरेंस वोल्टेज सेट करते हैं, वो ग्राउंड सेट है फ्रेंड, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए 430 के सारे रेजिस्टेंस किलो ओम में हैं। ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप सारे रेजिस्टेंस को किलो ओम में रख लीजिए, वोल्टेज वोल्ट्स में ले लीजिए। आपको बीटा सर्किट का दिया हुआ है 50 है, और एमीटर रेजिस्टेंस जो है 1 किलो ओम का है। अब देखिए डीसी के हमें करना डीसी एनालिसिस है, तो डीसी एनालिसिस के केस में जो ये कैपेसिटर होते हैं इफेक्टिवली ओपन हो जाएंगे। मतलब इस सर्किट को हम फिर से रीड्रॉ कर सकते हैं। आप बस कैपेसिटर को ओपन कर दिए, जितने भी कैपेसिटर लगे हैं उनको ओपन कर देंगे, तो आपको जो इफेक्टिवली सर्किट मिलेगी, जो इक्विवेलेंट सर्किट मिलेगी, वो डीसी एनालिसिस के लिए वो कुछ ऐसी दिखेगी आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपने कैपेसिटर को हटाने के बाद ये एक इक्विवेलेंट सर्किट आपने बना ली है। 430 किलो ओम है फ्रेंड्स, ठीक है, ये 430 किलो ओम है, और यहाँ से फ्लो करने वाली बेस करंट होगी, और कलेक्टर रेजिस्टेंस की वैल्यू ये है। आईसी करंट यहाँ जाएगी फ्रेंड, तो वही आईसी ये है। आप आउटपुट कलेक्टर वोल्टेज ले रहे हो, तो यही यहाँ पे इस केस में वीसी है, क्योंकि हम डीसी एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये जो V0 होगा वो वीसी हो गया। और जो एमीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है वो 1 किलो ओम है। तो अब देखिए कलेक्टर करंट और बेस करंट मिलके एमीटर करंट आएगी, और इसके क्रॉस ड्रॉप बनेगा, तो एमीटर करंट यहाँ पे फ्लो करेगी, ठीक है। अब हमें डीसी एनालिसिस करना है, और बेस करंट और कलेक्टर वोल्टेज को पता करना है। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैंने ये बताया कि हमने अभी तक अपने जो पिछले वीडियोस में देखते थे, डीसी एनालिसिस करते थे, तो हम रीजन ऑफ ऑपरेशन भी चेक कर लिया करते थे कि हम या तो अज्यूम करते थे, फिर उसको वेरीफाई करते थे। लेकिन यहाँ एम्पलीफायर सर्किट है, जो सर्किट दिया था, तो उसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांजिस्टर जो होगा वो बायस्ड ही होगा एक्टिव रीजन में। तो हमें वहाँ चेक करना नहीं है कि ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है कि नहीं, तो हम इसको एक्टिव में मानेंगे। और बीटा की वैल्यू आपको 50 दे रखी थी फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए हम एनालिसिस करते हैं। आपको डीसी एनालिसिस करना है, तो आप IB देखिए, अगर आप इनपुट लूप में ही KVL लगा दें यहाँ से यहाँ तक, 20 वोल्ट से चलिए ग्राउंड तक, और आप जितने भी ड्रॉप्स हैं उनको काउंट करते चलिए, ठीक है। आप देखिए, तो ये जो टोटल ड्रॉप 20 वोल्ट होगा वो देखिए कहाँ पे होगा, एक 430 किलो ओम के क्रॉस होगा, और IB करंट फ्लो कर रही है, तो आप ओम्स लॉ लगाएंगे तो 430 इंटू IB, और IB मिली एम्पियर में है, रेजिस्टेंस किलो ओम में है, वोल्टेज वोल्ट में आ जाएगा फ्रेंड्स। तो ये अच्छी प्रैक्टिस है, आप इसको मेंटेन करके रखिए। और देखिए यहाँ पे जो बेस टू एमीटर वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 0.7 क्वेश्चन में दिया था। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ड्रॉप होगा जो एमीटर रेजिस्टेंस को बोलते हैं 1 किलो ओम के अक्रॉस, वो कितना होगा, IE इंटू 1K। अब फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो एमीटर करंट होगी वो बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट होगी ऑलवेज, चाहे ट्रांजिस्टर किसी भी मोड में हो। बट यहाँ पे एम्पलीफायर सर्किट थी, तो ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है, तो हम IC वाले पार्ट को बीटा IB से रिप्लेस कर सकते हैं। तो कुल मिला के अब एमीटर करंट को हम बेस करंट के टर्म में लिखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 अननोन आ गए थे इस इक्वेशन में, तो हम IE को एमीटर करंट को बेस करंट के टर्म में लिख देंगे, तो ये 1 प्लस बीटा IB हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हम इस इक्वेशन को फिर से अगर लिखें, सारी यहाँ पे केवल एक अननोन हो जाएगा IB करंट, तो 430 इंटू IB प्लस 0.7 प्लस 1 प्लस बीटा IB लिखेंगे I के जगह, और जो रेजिस्टेंस था 1 किलो ओम का था, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि आप इंटू 1 करेंगे तो वही चीज़ रह गई। अब आप यहाँ से IB की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो कैसे होगा, 20 में से 0.7 माइनस कर दीजिए, 19.3 डिवाइड बाय
अब बीटा की वैल्यू 50 क्वेश्चन में दे रखा था फ्रेंड्स, बीटा की वैल्यू 50 दे रखा था फ्रेंड्स, ठीक है। तो 1 प्लस बीटा 51 हो गया। 430 में 51 ऐड करके जब आप लिखेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ इतनी मिली एम्पियर आएगी। तो हमें आई भी फाइंड आउट करना है, तो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे 19.3 डिवाइड बाई 481, हमारे लिए तो ये मिली एम्पियर में है, तो इसकी वैल्यू 0.0401 मिली एम्पियर आएगी। लेकिन ऑप्शन आपको माइक्रो एम्पियर में दे रखा है, क्योंकि आई बी करंट बहुत कम होती है, तो इसको अगर माइक्रो एम्पियर में लिखेंगे तो आप नियरली 40 माइक्रो एम्पियर है फ्रेंड्स, ठीक है। तो एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब आप देखिए कलेक्टर वोल्टेज कैसे पता करेंगे। तो सिंपल डीसी एनालिसिस ही करना है, तो आपको कलेक्टर वोल्टेज ये वाला वोल्टेज होगा। तो कलेक्टर वोल्टेज आपको कैसे मिलेगा फ्रेंड्स, तो ये जो सप्लाई वोल्टेज है उसमें से 2 के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो आप माइनस कर देंगे तो कलेक्टर वोल्टेज आ जाएगा, जो हम डीसी एनालिसिस में करते आए हैं। तो कलेक्टर का वोल्टेज होगा 20 वोल्ट माइनस 2K के क्रॉस जो ड्रॉप होगा, और जो करंट फ्लो कर रही है वो IC है, क्योंकि ट्रांजिस्टर हमने एज्यूम किया है और ये बेसिकली एम्पलीफायर सर्किट है, तो एक्टिव रीजन में होगा। तो IC की वैल्यू फिर आप यहाँ पे बीटा आई भी रख सकते हो, और IB की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर रखा है, और बीटा की वैल्यू 50 है। तो आप जब यहाँ से कलेक्टर वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फ्रेंड्स, तो वो 20 माइनस 2 IC की वैल्यू बीटा आई रखी है तो 50, और IB की वैल्यू आपने फाइंड कर रखी थी मिली एम्पियर वाली ही पुट करेंगे हम 0.0401। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो कलेक्टर का वोल्टेज 20 माइनस 4.01, ये नियरली 15.99 मिली एम्पियर आएगी। इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 16 मिली, सॉरी ये वोल्टेज है तो मिली एम्पियर में नहीं होगा, वोल्ट में होगा, 16 वोल्ट हो गया। तो अब अगर आप ऑप्शन देखिए तो देखिए किस ऑप्शन में है। तो आई बी हमारा 40 माइक्रो एम्पियर था, और ये देखिए ऑप्शन बी आई बी 40 और कलेक्टर वोल्टेज 16 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का लेने का मेरा मतलब सिर्फ इतना था फ्रेंड्स कि आप कितनी इजीली इस एम्पलीफायर सर्किट को देख सकते हो, इस पर आप यूज टू हो सकते हो, क्योंकि आगे जाके एम्पलीफायर सर्किट जो हम डील करेंगे उसमें ऐसे सर्किट्स काफ़ी दिखेंगे। तो उसमें डीसी एनालिसिस आपका एक हमेशा करना होगा। अगर कुछ कंडीशन ना दिया हो तो आपको डीसी एनालिसिस करके ही एसी के पैरामीटर्स निकालेंगे, और फिर एसी के पैरामीटर से हम वोल्टेज गेन, करंट गेन, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस निकाल पाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और इससे पिछले क्वेश्चन में हमने डायोड कनेक्टेड ट्रांजिस्टर को डील किया। तो फ्रेंड्स इस 2 क्वेश्चन से होप सो आपने कुछ कॉन्सेप्ट को सीखा होगा। टिल देन फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, बी सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।